हमें अब बात करनी है किसके बारे में, मास और वेट के बारे में। इसके बारे में बात करनी है, मास एंड वेट। पहले हम मास की डेफिनेशन जानेंगे कि आखिर मास क्या होता है, और फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, वेट क्या होता है। तो मास का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, आप लोग हमेशा याद रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी चेंज नहीं होता है। मास होता क्या है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया का मेजर होता है वही उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। मास इज द मेजर ऑफ mass is measure of inertia of that object। सर यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब भी हम मास की बात करते हैं तो मास क्या होगा, इनर्शिया होगा, किसका, जिस बॉडी का इनर्शिया निकाल रहे हैं उसका जो मास निकलेगा वो बराबर ही होगा। मीन्स है वो किसी बॉडी का इनर्शिया निकाल रहे और बोलते हैं कि ये उसी बॉडी का क्या है, मास है। किसी बॉडी की इनर्शिया निकाल रहे और क्या बोलेंगे उसे हम लोग, ये इसी बॉडी का क्या है, मास है। और मास क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी भी चेंज नहीं होता है। अब हम लोग मास और वेट, अब वेट के बारे में बात करें। वेट क्या होता है, वेट क्या होगा, वेट की हम लोग जब बात करते हैं, every body with a certain force and this force depend on the mass of the object and the acceleration due to gravity। किसी भी बॉडी का जो वेट है ये उस पे लगने वाला मास और जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी के कारण इस पे डिपेंड करता है। किसी भी बॉडी का वेट किस पे डिपेंड करता है, उस बॉडी का मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, F इज इक्वल टू m हम लोग लिखते हैं, F इज इक्वल टू mg। यही फोर्स उसका वेट कहलाएगा, यही फोर्स क्या कहलाएगा, वेट कहलाएगा। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू mg। क्या लिख सकते हैं, W इक्वल टू mg। वेट क्या है, वेट का मतलब होता है फोर्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये वेट की डेफिनेशन हो गई। किसी भी बॉडी का जो फोर्स होता है उसके मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो फोर्स के बराबर है, वेट इक्वल टू सेम फॉर्मूला आएगा। हमने बोला कि वेट किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है। जब फोर्स के बराबर वेट है, वेट की जगह पे सेम फॉर्मूला आ जाएगा। ये जो फोर्स का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला किसका हो जाएगा, वेट का फॉर्मूला। जब दोनों सेम है तो सेम फॉर्मूला आएगा, एक ही प्रकार से निकलेगा। हम लोग बात करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मून पे कितना वेट होगा, चांद पे कितना वेट होगा। अभी तो हमने बात कर लिया कि अर्थ पे वेट निकालना है किसी ऑब्जेक्ट का, तो इस प्रकार से निकाल देंगे। उसका जितना मास होगा, मास का और एक्सेलरेशन जो हो रही है ग्रेविटी के कारण, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वेट निकल आएगा। ये तो हमने अभी अपनी अर्थ की बात कर ली। अब मून पे कितना होगा, मून की बात करते हैं, मून पे कैसे निकलेगा, चलो मून की बात कर लेते हैं। Weight of an object at मून पे कितना वेट होगा, इसकी बात करते हैं जी। एट जगह ऑन कर लेते हैं, है ना, ऑन मून पे कितना होगा, है ना। तो हम लोग बात करते हैं वेट का फॉर्मूला क्या है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के फॉर्मूले से हम लोग निकाले। यूनिवर्सल ऑफ जो ग्रेविटेशन था क्या था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू
यही फॉर्मूला था। अब हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं। जब मून की बात करें तो ये किसके मास में रहेंगे, मून की मास में रहेंगे। तो हम लोग एफ की जगह पे लिख देंगे डब्ल्यू। कहां पे निकाल रहे हैं, मून पे, तो डब्ल्यू के नीचे एम लगा दो स्मॉल। कहां पे निकाल रहे हैं, मून पे, तो पता चले कि मून पे निकाल रहे हैं तो एम लगा दिया, इक्वल्स टू जी क्या है, कांस्टेंट है। जी क्या है, कांस्टेंट है, इसमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एम ये लगा दिया, मतलब मून की बात हो रही है, मास ऑफ मून। स्मॉल एम होल अपॉन आर, रेडियस ऑफ मून की अब बात करेंगे, का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू पुट कर दो। मून का मास कितना होता है, फोर्स का फॉर्मूला लगा दो, इसका वजन कलर की सेम सेम। सर फिर वहां पर तो मून मास ऑफ मून लिखा है सर, वहां फिर एक क्या चीज नहीं है सर, डबल है ना, फिर एक है तो ऊपर फोर्स का फोर्स वाली जगह पे नीचे एम क्यों नहीं है, ये एम कोई वैल्यू नहीं है, ये तो मून के लिए ये मून के लिए हमने लगा दिया कि एक मास ऑफ मून हो गया। यहाँ पे हमने फोर्स का फॉर्मूला बताया कि नॉर्मल फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ये पढ़ा है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। अब हम बात करते हैं मून पे, स्पेसिफिक मून पे। तो हम लोग जहाँ वहाँ पे मास की बात आ रही है, जहाँ पे फोर्स की बात आ रही है, रेडियस आ रहा है, तो हम अर्थ का तो लेंगे नहीं, अभी तो हमने अर्थ की बात की थी यहाँ पे। अब मून की बात करें तो मून का ले लेंगे, और कोई फर्क नहीं है, केवल मून का है ये बताने के लिए हमने स्मॉल एम लगा दिया, और कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। केवल हम ये बता रहे हैं कि ये मून का कंफ्यूज ना हो, इस कारण से ऐसा लिख दिया है, दो फॉर्मूले बस इस कारण से लिख दिया है ऐसा कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब हम लोग इसी फॉर्मूले पे बात करें अगर, तो जी कितना है, जी की वैल्यू वही चलेगी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जो वैल्यू है, जी कांस्टेंट जो है, उसकी वैल्यू तो हमेशा वही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। जी के साथ हमको दो वैल्यू मिल गई। क्या वैल्यू मिली, एक मिली मास ऑफ मून, मून का मास कितना है 7.36 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 22, 7.36 नहीं पढ़ा जाएगा, पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल सिंगल पढ़ा जाता है। 7.36 इंटू 10 टू द पावर 22 किसमें दिया गया है, केजी दिया गया है, केजी इंटू एम होल अपॉन, मून का रेडियस भी होगा कुछ ना कुछ, यस सर, मून का रेडियस क्या होगा 1.74 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, यस सर। अब इसका स्क्वायर था तो ऐसा कर दूं, ठीक है। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब क्या क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या निकाल देते हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट पे निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, किसके रिस्पेक्ट पे, अर्थ के रिस्पेक्ट पे। जी क्यों नहीं सॉल्व किया पता है, क्योंकि ये मून तो हम लोगों ने निकाल दिया, अब अर्थ का निकाल रहे हैं, अर्थ के रिस्पेक्ट पे। इस तरफ अर्थ का लिख लें, अर्थ में क्या होगा, जी उसी तरह लिखे रहो। अब अर्थ का मास कितना था 5.98 मल्टीप्लाई बाय 10 24 केजी और इंटू एम, इंटू एम को सॉल्व करते हैं सर, रेशियो बेस कर दिया सर, रेशियो बेस कर, हाँ रेशियो का मतलब है कि उसको हम लोग प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं, जब इस पे रिस्पेक्ट पे निकाल रहे हैं तो इसके नीचे लिया जाएगा। कभी हम लोग ऐसा लिखते हैं, या हम ऐसा बात करें कि यहाँ पे रेशियो सिंबल लगाते हैं, ये रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है। अब जब रेशियो निकालेंगे तो अपॉन आर की वैल्यू कितनी आएगी 6.37 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर का
सीधी सीधी बात है, ये जी और ये जी तो खत्म हो जाएगा, जी जी तो खत्म। अब हम लोग अगर इसको हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, WE मतलब वर्क ऑन वेट ऑन अर्थ, वेट ऑन अर्थ। किसके रिस्पेक्ट पे निकाल रहे थे अभी? तो W ऑफ मून के रिस्पेक्ट पे निकाल रहे थे और अर्थ के। तो ऐसा लिखते हैं रेशियो के लिए, ऊपर नीचे लिख दो, कुछ भी रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ऐसा अगर हम लोग रखते हैं तो इसको जो हमने सॉल्व किया, इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा कितना? हमारे पास बचेगा 2.431 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10 जी इंटू एम। जी इंटू एम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि एम और जी तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, जी तो खत्म हो गया, एम भी खत्म हो जाएगा, जी और एम लिखने की जरूरत नहीं, केवल इतनी वैल्यू हमारे पास बचेगी अपॉन, और क्या बचेगा? 1.474 इंटू 10 टू द पावर 11, 10 टू द पावर 11। अब इसको भी सॉल्व करो, जब इसको भी हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या बचता है? ये हमारा बचेगा 1/6। क्या बचेगा? 1/6। इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 1:6, 1:6। या हम ऐसा भी बोले कि वेट ऑफ द मून इक्वल्स टू 1/6 क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेट ऑफ मून इक्वल्स टू 1/6 इंटू, मतलब 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट इसका वेट ऑफ अर्थ, वेट ऑफ अर्थ, अर्थ के वेट का 6th पार्ट होता है 1/6 पार्ट। बस समझ में, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, ये क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। कैसा क्वेश्चन बनता है? आपको बुक में देखिए पेज नंबर 138 में लिखा हुआ है, व्हाई इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। असल में ये हमने प्रूफ किया है, ये इसके बेस पे क्वेश्चन था। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई पूरी?